हेलो दोस्तों BCC 108 अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ब्लॉक 2 में आपको टॉपिक मिलता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। इस वाली वीडियो में हम आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताएंगे और जो भी BCC 108 के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हम कवर करते हुए पूरी की पूरी वीडियो जो है वो आपको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, किसी भी इकोनॉमिक्स में जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो एक कह सकते हो बिल्कुल नई ब्रांच है। जब आप किसी भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो तो हमारा फोकस होता है एफिशिएंसी का, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इस बात पर है कि जो भी हम रिसोर्सेज हमारे पास हैं दे मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज, यानी कि उनका पूर्ण उपयोग होना चाहिए और रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम किसी एक के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहें तो किसी दूसरे के सेटिस्फेक्शन को हमें कम करना पड़ेगा, जिसको हम पेरेटो एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें केवल एफिशिएंसी ही चाहिए या हमें फेयरनेस भी चाहिए, यानी कि किसी भी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल एफिशिएंसी को अचीव नहीं करना होता बल्कि सोशल जस्टिस को भी अचीव करना होता है, फेयरनेस को भी अचीव करना होता है, लोगों के वेलफेयर को भी बढ़ाना होता है। तो जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की उन टेक्निक का यूज किया जाता है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पॉलिसी एक्शन अगर गवर्नमेंट या कोई इकोनॉमी ले रही है तो उसका ओवरऑल वेलफेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ा, यानी कि जो लोगों का कल्याण है, लोगों का जो वेलफेयर है, लोगों की जो मन की खुशी है, लोगों के जो जीवन स्तर है, उसमें किसी इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या असर पड़ता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए प्याज का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं, ऑनियन का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइस सीलिंग लगा दिया। अब प्राइस सीलिंग लगाने से होगा ये कि मार्केट में एक तरीके से प्याज का शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। हालांकि कंज्यूमर को वो सस्ता मिलेगा लेकिन मार्केट में वो शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। दो इंपैक्ट पड़े, एक तरफ तो प्राइस सीलिंग की वजह से प्याज सस्ता हो गया, दूसरा प्राइस की अवेलेबिलिटी मार्केट में घट गई। तो इससे क्या हुआ, हमारा ओवरऑल वेलफेयर पर इसका क्या असर पड़ा, यानी कि क्या प्राइस गिरने से लोगों का वेलफेयर बढ़ा है या मार्केट के शॉर्टेज होने से वेलफेयर कम हुआ है, यानी कि इसका एक इंपेरिकल स्टडी करना, इसकी स्टडी करना, ये हमारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यानी कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स लगाने से वेलफेयर पे क्या असर पड़ेगा, इसीलिए इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक का यूज किया जाता है और यह एनालिसिस करने का कोशिश की जाती है कि कोई भी पॉलिसी एक्शन अगर गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ले रही है तो क्या उस पॉलिसी एक्शन का कुछ फायदा है भी या फायदा नहीं है, ये बेसिकली हमें जानने की कोशिश करनी है। यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एक्शन ऑन वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के कल्याण पर, लोगों के वेलफेयर पर किसी पॉलिसी एक्शन का क्या असर पड़ता है, यह जानने का पूरी तरीके से प्रयास करना ही हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा, यानी कि कोई भी पॉलिसी एक्शन का इंपैक्ट क्या हुआ, क्या उससे लोगों के वेलफेयर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, लोगों के कल्याण में क्या असर पड़ा है, इसको एनालिसिस करना ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाता है। द फंडामेंटल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स थ्योरी आर ऑल अबाउट एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेलबींग ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन है उसके माध्यम से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा वेलफेयर पे इसका क्या असर पड़ा, यानी कि कोई भी पॉलिसी एक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है उसके द्वारा वेलफेयर पे क्या असर पड़ा। अब देखिए, ये जो है ये पूरी तरीके से वैल्यू जजमेंट पर एनालिसिस है। वैल्यू जजमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि हमारा दो तरीके की इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। बेसिकली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या था, क्या है, क्या करना, क्या था, क्या है, क्या होगा। लेकिन जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो बताती है कि क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये एनालिसिस करना है कि आखिरकार कितना असर पड़ता है प्राइस सीलिंग का, तो ये आएगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन क्या प्राइस सीलिंग जस्टिफाई है, क्या प्राइस सीलिंग होनी चाहिए या गवर्नमेंट को ड्यूल प्राइस पॉलिसी यूज करनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट क्या करे, मार्केट से सस्ता सामान बेचे खुद अपनी तरीके से और मार्केट में जो प्राइस बिक रहा है उस पर मार्केट बेचने दे। यानी कि बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी इंपैक्ट हो रहा है इकोनॉमी में उसके बारे में हम कोई एनालिसिस नहीं करते, जो है जैसा है जिससा भी है
उसको हम प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर या वेलफेयर पर, लोगों के वेलफेयर पर किसी भी पॉलिसी एक्शन का क्या असर पड़ता है। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का संबंध है व्हाट इज, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का संबंध है व्हाट आउट टू बी, यानी क्या होना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, यानी किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं देती है, जबकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमें क्या करती है, वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं वैल्यू जजमेंट का यहां पे क्या मतलब है। वैल्यू जजमेंट का मतलब है अगर हम कोई पॉलिसी एक्शन लेते हैं तो क्या वो सोशली डिजायरेबल है या सोशली डिजायरेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई चीज सोशली डिजायरेबल नहीं है, इसका मतलब वो लोगों के वेलफेयर को घटा रही है। तो वैल्यू जजमेंट का बेसिकली मतलब यहां पर है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्शन की जरूरत है भी या नहीं है, उसके बारे में एनालिसिस करना। यानी कि यहां पे मैं वैल्यू जजमेंट के बारे में बता देता हूं कि वैल्यू जजमेंट मींस द बिलीफ ऑफ पीपल अबाउट व्हाट इज गुड और व्हाट बैड। यानी कि लोगों का ये मानना कि क्या गुड है, क्या बैड है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करना ही हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसको कहते हैं वैल्यू जजमेंट। मेजरिंग सोशल वेलफेयर इज नॉट एन इजी टास्क, यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपेरिजन करना पड़ता है। देखिए जब आप मैंगो खाते हो तो आपके सेटिस्फेक्शन मेरे सेटिस्फेक्शन से अलग है। हो सकता है कि मैंगो खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, मेरा जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है उसमें कमी मिलती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के लिए बाहर जनरेटर यूज करता है। अब जनरेटर से उसके घर में रोशनी आ गई, लेकिन आसपास के लोगों के वेलफेयर में उससे कमी आएगी। तो क्या जनरेटर लगाने से ओवरऑल वेलफेयर पर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या ये लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। यानी कि इस तरीके की जो डिसीजन लेने होते हैं, इसके लिए हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं वैल्यू जजमेंट, कि क्या जनरेटर लगाना सोशली डिजायरेबल है या नहीं है। जो भी पॉलिसी एक्शन है वो डिजायरेबल है या नहीं है, वैल्यू जजमेंट के माध्यम से ही पता चलता है। यानी कि इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपैरिजन करना पड़ता है इसमें, साथ ही साथ वैल्यू जजमेंट लेना पड़ता है। इसीलिए हमें एक अलग टॉपिक की जरूरत पड़ी जिसको बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ welfare economics concerned with policy making to promote social welfare, value judgment and ethics norms cannot be ignored in such welfare analysis। यानी कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सबको बिना एनालिसिस किए आप किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को एनालिसिस नहीं कर सकते हो। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि इंडिविजुअल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल वेलफेयर का मतलब होता है जब आप मैंगो खाते हो, आप पानी पीते हो, तो आपको उससे ओवरऑल क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और सोशल वेलफेयर का बेसिकली मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल वेलफेयर हुआ है उसको अगर आप सम कर दो, उसको अगर आप जोड़ दो, उससे अगर आप कंबाइन कर दो, तो जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सोशल वेलफेयर है। तो यहां पे हम कोशिश करेंगे कि जो एग्रीगेट पीपल है, लोगों के सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। तो अगर हमें यहां से टॉपिक लेकर जाना है तो आपको समझना है बेसिकली कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कंसर्न है कि कोई भी पॉलिसी एक्शन सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है या नहीं है, और उसको वैल्यू जजमेंट के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो आपके बुक में आपको सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना है, वो है सोशल वेलफेयर फंक्शन। सोशल वेलफेयर फंक्शन बेसिकली क्या मतलब है इसका। देखिए जो हमारा वेलफेयर है, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं वेलफेयर, W वेलफेयर, तो वेलफेयर डिपेंड करता है यूटिलिटी ऑफ 1, यूटिलिटी ऑफ 2, यूटिलिटी ऑफ 3, यूटिलिटी ऑफ 4। यानी कि जो नंबर ऑफ पर्सन है उनकी यूटिलिटी पर हमारा वेलफेयर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं social welfare। A social welfare function is mathematical representation of combined welfare of all economic agent of the society। यानी कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट हैं, उन इकोनॉमिक एजेंट की वजह से आपके सोशल वेलफेयर पे क्या असर पड़ रहा है। सोशल वेलफेयर का जो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ही आपका कहलाता है एक तरीके से सोशल वेलफेयर। इट सिंपली अ रूल ऑफ एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल वेलफेयर लेवल टू ऑब्टेन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज ए होल। यानी कि हम क्या करेंगे, जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं उन सभी के वेलफेयर को आप क्या करोगे, एडअप कर दोगे, जोड़ दोगे, और उसके जोड़ने से आपको ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हमने भी लिख दिया है, द एग्रीगेशन प्रोसेस इटसेल्फ डिपेंड अपॉन एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट। और जो आपका एग्रीगेशन प्रोसेस है उसमें भी क्या चाहिए, आपको वैल्यू जजमेंट चाहिए, ऑल अबाउट सोशल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर लेवल। इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट प्रोसेस इन्वॉल्व सम वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग हाउ मच एन इंडिविजुअल वेलफेयर
कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर। तो अगर आपको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यहां पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि इंडिविजुअल लोगों के वेलफेयर को सम करके ही सोशल वेलफेयर निकलता है। सोशल वेलफेयर फंक्शन वेलफेयर को दिखाने का मैथमेटिकल ट्रेडिशन है और ये वैल्यू जजमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि लोगों का वैल्यू जजमेंट कितना है, लोगों का वेलफेयर कितना है। देखिए, मेरे को जो वेलफेयर मिल रहा है वो मेरी मानसिक स्थिति है, मेरे को जो वेलफेयर मिल रहा है कोई तरीका नहीं है आप उसे मेजर कर सके। यानी कि कोई भी पॉलिसी डिजायरेबल है या नहीं डिजायरेबल, इसको पता करने के लिए आप क्या करते हो, सोशल वेलफेयर निकालने का मतलब है कि ओवरऑल इंडिविजुअल लोगों का वेलफेयर को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें क्लासिकल वेलफेयर फंक्शन की। देखिए, क्लासिकल मॉडल में पीगू आते हैं, इन्होंने बेसिकली ये बात बताने की कोशिश की कि जो वेलफेयर होता है वो हमारा कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि हम वेलफेयर को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर करने का तरीका है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बदले आप जो मैक्सिमम पैसा देने को तैयार हो वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के माध्यम से हम लोगों के वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं, ऐसा मानना था क्लासिकल फंक्शन का। तो द सोशल फंक्शन इन द सम ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन बाय ऑल एन नंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि लोग जितने भी सोसाइटी में हैं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस यूटिलिटी ऑफ n, इसको मिलाकर हमारा वेलफेयर फंक्शन बना हुआ है। यानी कि जो लिमिट है वो किस तरीके से डिसाइड की गई है वो फंक्शन के माध्यम से यहां पे दिखा दिया गया है। यहां पे W जो है वो सोशल वेलफेयर को दिखा रहा है, n जो है वो नंबर ऑफ पर्सन को दिखा रहा है। इसके अलावा इसका जो ओवरऑल एग्रीगेशन करके हम सोशल वेलफेयर को निकाल सकते हैं। द गोल ऑफ सोसाइटी इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर दैट इज द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कंप्राइजिंग द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सभी के वेलफेयर को जोड़कर हम सोशल वेलफेयर निकालते हैं, ऐसा मानना है क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, क्लासिकल वेलफेयर फंक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों यहां पे आपको यह बात समझनी है कि इस पूरी की पूरी अप्रोच में, क्लासिकल अप्रोच में यह माना गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एक तरीके से डिमिनिशिंग करती है। तो यहां पे हम समझ सकते हैं इसके बारे में, द एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे उसके पास ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, एडिशनल यूटिलिटी कम हो जाती है। The assumption of law of diminishing marginal utility of money income required that maximum social welfare achieved when income is so distributed that marginal utility of income is equally distributed among the all individual, यानी कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने के लिए जरूरी है कि जो इनकम है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाए जिससे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ए की और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बी की बराबर बराबर होनी चाहिए, इस तरीके का इनका मानना है। द फर्दर अजम्पशन दैट इंडिविजुअल हैव अ सेम यूटिलिटी फंक्शन इंश्योर दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज अचीव ओनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, यानी कि आपको यहां पे याद रखना है कि इन्होंने कार्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच का यूज किया जिसमें इनका मानना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम मेजर कर सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल है, साथ ही साथ सभी व्यक्तियों की यूटिलिटी को इक्वल वेटेज उन्होंने दिया और यह माना कि सभी व्यक्तियों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जब बराबर बराबर होगी वहां पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होगा। अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े तो देखिए डायग्राम किस तरीके से बनता है। यहां पर हम लिखते हैं यूटिलिटी ऑफ ए और यहां पे लिखते हैं यूटिलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके का वेलफेयर है। इसका मतलब अगर आप ए के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाओगे तो बी का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो वेलफेयर, तो वेलफेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल वेलफेयर ये वेलफेयर को दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जाना ये वेलफेयर को दिखा रहा है। यानी कि अगर आपका वेलफेयर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वेलफेयर को दिखा रहा है। डाउनवर्ड का मतलब है कि अगर आप ए की यूटिलिटी को बढ़ाओगे तो बी की यूटिलिटी कम होगी, ये इसका मतलब है। और अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में वेलफेयर हो तो आपको ए की यूटिलिटी और बी की यूटिलिटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि ये कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एजम्पशन पर बेस्ड है, इसलिए ये बिल्कुल भी मतलब एक तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग लिया हुआ है। अगला जो फंक्शन है उसको बोलते हैं बर्गसन सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन। बर्गसन और सैमुअल्सन ने भी इसी बात को कहा कि भाई इंडिविजुअल लोगों की वेलफेयर को जोड़कर सोशल वेलफेयर निकलता है, लेकिन इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की जगह ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का यूज किया। As per the Bergerson-Samuelson social welfare function, collective well-being depend on the utility of the individual that
कंस्टिट्यूट दैट सोसाइटी, यानी कि जो लोगों में, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके वेलफेयर को जोड़कर सोशल वेलफेयर निकलता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, सिंपल समझ लो कि सोशल वेलफेयर कुछ नहीं है, इंडिविजुअल वेलफेयर को अगर आप जोड़ दोगे, सभी के वेलफेयर को एडअप कर दोगे, समअप कर दोगे, तो उसको हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर। द इंडिविजुअल यूटिलिटी फंक्शन यूआई आर ऑर्डिनल, यानी कि यहां पे कार्डिनल की जगह क्या माना गया है, ऑर्डिनल, यानी कि आदमी अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता, केवल ऑर्डर में लगा सकता है। एंड इन द फंक्शन व्हेनेवर इट मे बी प्रोवाइडेड एन इंडिविजुअल यूटिलिटी विद utility of satisfaction. A social welfare function is a society of an individual will given a. तो इस तरीके का सोशल फंक्शन आपको दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक बार ये और बता देता हूं कि अगर आप वेलफेयर बढ़ाना चाहते हैं इन दी बर्गसन सैमुअल्सन, तो ये मान लीजिए आपका वेलफेयर है, ये आपका इस तरीके का वेलफेयर है, क्योंकि इन्होंने कार्डिनल यूज किया, सॉरी ऑर्डिनल यूज किया, इसलिए इसका जो है वो इंडिफरेंस कर्व की तरह बनेगा, ये वेलफेयर है। और ये भी सेम बता रहा है कि अगर आप यूटिलिटी ए की बढ़ाते हो तो यूटिलिटी बी की कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो गिवन है। और अगर आप ओवरऑल अगर आप चाहते हो सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, तो आपको सभी की यूटिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, हायर वेलफेयर को दिखा रहा है। इसका मतलब ये बर्गसन सैमुअल्सन का वेलफेयर फंक्शन है। एक और वेलफेयर फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं वेटेज सम ऑफ वेलफेयर फंक्शन। देखिए यहां पे क्या किया गया था, इस वाले में इक्वल वेटेज दिया गया था ऑल इंडिविजुअल को, लेकिन इस वाले केस में जब आप क्या करते हो, द वेटेज सम का मतलब है हर व्यक्ति का उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से ज्यादा वेलफेयर दिया जाता है। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो चीज कंज्यूम करता है, अगर उसी चीज को कोई लेबर कंज्यूम करे तो दोनों को सेम सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं। इसीलिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जब हम उसको वेटेज देते हैं वेलफेयर को, तो उसको बोलते हैं द वेटेज सम ऑफ यूटिलिटीज वेलफेयर फंक्शन, यानी कि व्हेन अ यूटिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी आर गिवन इक्वल वेटेज वी गेट अ क्लासिकल अप्रोच वेलफेयर फंक्शन। और जब हम क्या करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और जब हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट वेट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द वेटेज सम ऑफ यूटिलिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि जब हम क्या करते हैं सभी इंडिविजुअल को इक्वल वेटेज देते हैं, तो इसको क्लासिकल यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। और जब सभी इंडिविजुअल को उसके वेट इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम द वेटेज सम ऑफ यूटिलिटी वेलफेयर फंक्शन। अगला जो अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रॉल्सियन सोशल वेलफेयर, इसको मिनिमैक्स भी कहते हैं। तो रॉल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज व्हेन द वेलफेयर इज मैक्सिमाइज व्हेन द यूटिलिटी ऑफ दो सोसाइटी मेंबर दैट हैव लीस्ट इन द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो सबसे नीची स्थिति पर है उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। मैं आपको देखिए समझा देता हूं इस केस में क्या होता है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी हम आपको अलग से बनाएंगे, हालांकि अगर आपकी कोर्स में जरूरत होगी तो बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर है, तो ये सबसे कम वाले को हमें यहां सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मान लीजिए ए की सेटिस्फेक्शन और बी को। तो ये बता रहा है कि अगर हम यहां से केवल ए के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं जबकि बी का सेटिस्फेक्शन सेम रहे, तो ओवरऑल वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे निचले स्तर पर है। और यहां पे भी अगर हम केवल बी के बढ़ाते हैं, ए को नहीं बढ़ाते, तो अभी हमारा वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। इनका अप्रोच ये मानना है कि दोनों को वेलफेयर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक नया वेलफेयर ऑप्शन मिलेगा। तो यही बात यहां पे कहने की कोशिश की जा रही है। वेलफेयर मैक्सिमाइज व्हेन द यूटिलिटी ऑफ दो सोसाइटी मेंबर दैट हैव लीस्ट इज ग्रेटेस्ट, यानी कि जो सबसे निचले स्तर पर है उसके अधिकतम संतुष्टि मिल रही है। मतलब जो सबसे नीचा है, निचली स्थिति में, उसको अधिकतम स्थिति मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे नीचे वाला है उसको ऊंचा करना पड़ेगा अब उसके सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, मतलब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। यहां पे लीस्ट इज द ग्रेटेस्ट का मतलब है कि जो निचला व्यक्ति है वो अपने मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को अचीव कर रहा है, उसको और ऊंचा किया ही नहीं जा सकता। नो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल इंक्रीज सोशल वेलफेयर अनलेस इट इंप्रूव द पोजीशन ऑफ द सोसाइटी मेंबर दैट इज वर्स ऑफ, यानी कि जो सबसे बुरी स्थिति में है, जब तक उसकी पोजीशन को अच्छा नहीं किया जा सकता तब तक सोशल वेलफेयर नहीं होगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खाने को नहीं है, वो ऑलरेडी उसके पास जितने पैसे हैं उसमें अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर रहा है। तो जब आप उसको उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस प्रोवाइड कराओगे, जब आपको मुद्रा योजना के थ्रू आप उसको मान लीजिए पैसा प्रोवाइड कराओगे, तो इसका मतलब है कि जो सोसाइटी में सबसे निचले स्तर पर है उससे आप और यूटिलिटी नहीं ले सकते, अदरवाइज तो वो मर जाएगा। मतलब उससे सेटिस्फेक्शन को आप छीन नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने निचले स्तर पर है।
तो उसके उस स्थिति को उन्होंने कहा मिनिमैक्स सोशल वेलफेयर फंक्शन, यानी कि वो मिनिमम जो व्यक्ति है, जो सबसे लोएस्ट है, वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है। तो यहां पे कह रहा है नो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल इंक्रीज द सोशल वेलफेयर अनलेस इन इंप्रूव द पोजीशन ऑफ द सोसाइटी मेंबर, दैट इज द वर्स ऑफ। तो इसको इस तरीके से लिखते दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं यहां इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कंसेप्ट आपको करवा रहा हूं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाता है, यानी कि जो सोशल वेलफेयर को किस तरीके से मैक्सिमम करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में मैक्सिमाइज होता है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।